स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए आज मौसम बहुत अच्छा है, कह सकते हैं कि ठंडी कम लग रही है और हम लोग पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। देखिए ये जो हमारा आज का जो सेशन है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, ये साइंस का चैप्टर है बायोलॉजी का, और हम कह सकते हैं कि ये पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं। और पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, उसके साथ संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, देखिए आवश्यकता क्या होती है पहले सुन लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा, सुनना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे पहला जो है संसाधन सीमित है। संसाधन सीमित है क्योंकि देखिए हमारे जो कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पहले आप लोग ये जान लीजिए कि पहले ट्रेन किस चीज से चलती थी, कोयले से। यहाँ से देखिए कोयले से ट्रेन चलती थी। कोयले से क्या होती थी, कोयले से ट्रेन चलती थी। और फिर यही ट्रेन किससे चलने लगी बेटा, डीजल से चलने लगी। और फिर यही ट्रेन किससे चलने लगी, बिजली से। बिजली से चलने लगी। तो हमारे पास संसाधन सुनिए, कोयला तो खनिज पदार्थ है, ये भी जमीन से प्राप्त होते हैं, इसकी भी कमी है। और डीजल की भी कमी है क्योंकि ये भी जमीन से निकलता है। और कमी किसकी है, बिजली की भी, क्योंकि ये भी जल से बनता है। ठीक है, अभी जो हमारे यहाँ बिजली की यूनिटी बनी है वो कम है, बात समझ रहे हैं, स्रोत इसका कम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब समझ गए हैं कि ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, तो हम अगली पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। तो अगली पीढ़ी को जो देते हैं, अब देखिए सौर ऊर्जा आता है, उससे क्या होता है आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक सौर ऊर्जा वाली आप लोग देख रहे हैं वायु को भी प्रदूषित नहीं कर रही है और चल भी रही है। तो कई ट्रेन बन रही है, बस बन रही है, स्कूटर बन रही है, बुलेट बन रही है। तो ये सब कह सकते हैं कि संसाधन सीमित है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनको सीमित उपयोग करेंगे। जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण इनकी मांग कई गुना बढ़ गई है। जनसंख्या देखिए तीव्र गति से वृद्धि होने का कारण इनकी मांग कई गुना बढ़ गई है। आप ये जान लीजिए कि अगर पृथ्वी की संतुलन को बनाए रखना है तो हमको क्या करना है कि जनसंख्या हमारी कम होनी चाहिए। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण बहुत सारे हैं कि जैसे मान लीजिए कि मानव में शुक्राणु पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं, और हमें शिक्षा का कम अनुभव है, हम शिक्षित नहीं है, तो क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करते जाते हैं और हमारी जनसंख्या वृद्धि होती जाती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हर चीज कम होता जाएगा। मान लो कि आपके पास पिताजी के पास 4 बीघा खेत था और आप क्या हो गए 5 भाई 6 भाई हो गए, तो ये सब क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम होगा। यहाँ पे पेड़ पौधे कम लगाए जाएंगे और भी संसाधन आपके पास, उत्पादन की कमी होगी, खनिज पदार्थों की कमी होगी और पैसों की कमी होगी, पैसे से ही सब पूर्ति होती है उसकी भी कमी होगी। तो ये इसको रोकना है, जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण को हमको रोकना है। जैसे उसके लिए मैं पिछले सेशन में पढ़ाया था, जब मैं पढ़ा रहा था रिप्रोडक्शन, तो उसमें भी बताया था कि देखिए कई तो गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, जैसे माला डी, माला एन, वर्ल्स, पल्स, सहेली, इस सब का प्रयोग करना है, उचित प्रयोग। उसके बाद गर्भ निरोध से बचने के लिए हम निरोध का उपयोग करेंगे। ठीक है, और भी आपको गर्भ समापन, जैसे पुरुषों में हम पढ़ाए थे पुरुषों में नसबंदी और महिलाओं में नलबंदी, तो इस सब का उपयोग क्या करना है जिससे कि क्या हो, जनसंख्या वृद्धि कम हो। और सबसे बड़ा जो कारण होता है जनसंख्या वृद्धि बढ़ने का, हम शिक्षित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जब तक हमारे अंदर शिक्षा की कमी होती है तब तक जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, शिक्षित लोग हमेशा क्या करते हैं कि जनसंख्या की कमी रखते हैं। भारत सरकार भी कई नारे दिए हैं, जैसे कि हम दो हमारे दो। कौन से नारे, हम दो हमारे दो, कि अगर हम दो हैं पति पत्नी तो हमारे भी 2 बच्चे हों केवल। और भी कई हमारी राज्य सरकारें हैं जो कि हम दो हमारे एक के नारे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक पहले नारा लगा था कि 2 बच्चे मीठी खीर, 2 बच्चे मीठी खीर बाद में बवासीर, बाद में बवासीर। तो आप समझ रहे हैं 2 बच्चे अगर होंगे आपके तो पालन पोषण आसानी से कर सकते हैं, पालन पोषण आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा वही बच्चे होंगे तो पालन पोषण करने में क्या होगा, बहुत तकलीफ होती है, उनको कपड़े नसीब नहीं होगा, उनको आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, बात समझ रहे हैं, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि पृथ्वी को संयोजित, सुरक्षित और संसाधन विकसित करने के लिए
सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जनसंख्या। आज देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार है, पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार है। सब लोग सरकार को दोष देंगे, लेकिन सरकार कहाँ से सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी करेगी? क्या है कि 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, तो किसको किसको नौकरी बांटा जाए? तो कंपटीशन इतना, इसीलिए क्या हुआ है, तो हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है। हम क्या होते हैं कि नौकरी देने में उनको असमर्थ होते हैं। और भी तरह तरह की योजनाएं, जैसे देख लीजिए भारत सरकार ने जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से ही क्या की है कि गरीबों को राशन बांट रही है, गरीबों को शिक्षा अच्छे से नहीं मिल रहा है, और भी संसाधन की हर प्रकार की कमी होती जा रही है। तो सबसे बड़ा कारण जो है भारतवर्ष को पीछे होने का या किसी भी देश को पीछे होने का, उनकी जनसंख्या सीमित हो गई होनी चाहिए। आज अगर चीन भारत से काफी आगे जा रहा है, फ्रांस जापान सब आगे जा रहे हैं, तो उसका मूल कारण है कि जनसंख्या को रोकना है। ठीक है, यहाँ लगे जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, तो कहाँ से सबको दिक्कत होनी है। तो इस चीज को हमको समझना है। आगे आते हैं हम लोग, यह अगली पीढ़ी तक उपलब्ध हो सके। जब जनसंख्या आप सीमित रखेंगे, चाहे जल हो, कोयला हो, खनिज संसाधन हो, आपको पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब क्या होंगे कि अगली पीढ़ी को मिलेगी। जैसे कहा जाता है ना कि आप जल का उपयोग कम कीजिए। अगर जल आप क्या करेंगे, समरसेबुल खोल कर आप आराम से बैठे रहेंगे, दिन भर पानी गिर रहा है, तो पानी तो कमी है, केवल ओनली 1% पानी हमारे क्या है कि पीने योग्य है, शुद्ध जल जिसको बोलते हैं कि जिसको पी सकते हैं। सोचिए इतनी बड़ी पृथ्वी है और 1% पानी पीने योग्य है। तो इसका जब हम दोहन करेंगे, इसको हम बेफिजूल में नालों में बहाएंगे, तो हम क्या होंगे, पानी हमारी अगली पीढ़ी को नहीं मिल पाएगा। आगे देखिए, इसका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो सके, कोई भेदभाव ना हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वन्य जीव हो, जानवर हो, जीव जंतु हो, सबको क्या हो, इसका फायदा मिले सभी वर्गों को। आगे, इसके दोहन से पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। अब इसके जो दोहन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोयला का उपयोग हम कर रहे हैं, बाइक घर में लाए या कोई ट्रक लाए या कोई भी कंपनी चला रहे हैं, तो इसके दोहन से क्या होते हैं कि हमको जैसे कि कुछ फायदे होते हैं, तो उसके वातावरणीय नुकसान भी होते हैं। ठीक है, जैसे वातावरण प्रदूषित हो जाता है, बात समझ रहे हैं, तो इसको भी हमको बचाव रखना है। आगे चलते हैं हम लोग 6वें नंबर पे, हेडिंग है हमारी वन्य जीव, वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव। तो कह सकते हैं आप, बात हो रही है वन से संबंधित। जैसे वन जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल है। वन जो होते हैं बेटा, मैं जैव विविधता हॉटस्पॉट पढ़ाया था आप लोगों को कि ये क्या करते हैं कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। देखिए आप डेवलपमेंट कीजिए, सभी सरकारें डेवलपमेंट करती है, देश ग्रोथ कर रहा है, अच्छी बात है। आप एक चीज, बस छोटा सा उदाहरण मैं बगल का ही ले रहा हूं, मैं दूर क्यों जाऊं, मैं आप लोगों के, मैं बोलता हूं कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो आप बगल में ही देख लीजिए, ये जो सैदपुर से चंदौली मार्ग बन रहा है, इतने पेड़ कटे हुए हैं, आप लोग को उम्मीद भी नहीं होगी। ठीक है, और पेड़ बहुत अच्छे अच्छे, जो कि हम लोग जिस पेड़ को पूजते हैं, वट वृक्ष हो चाहे पीपल का पेड़ हो, हिंदू धर्म में उसकी आस्था होती है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अगर कोई पेड़ देता है तो होता है क्या, पीपल और वट वृक्ष। तो आप कम से कम हजारों लाखों की संख्या में क्या हुए, सब वट वृक्ष और पीपल का पेड़ क्या हुए, कट गए। तो ये पर्यावरण को हानि पहुंची कि नहीं? सरकार क्या करेगी, रोड तो अच्छी बना के बीच में छोटा छोटा पौधा लगा देगी, आप खुश हैं, लेकिन आपके वातावरण का प्रभाव आप लोग देखे होंगे गर्मी में कि सब जगह से ज्यादा इस सकलडीहा विधानसभा में कर सकते हैं, चहनिया के क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी में तापमान था। ठीक है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे उस समय। तो यही कहा है कि वन को, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उसमें रहने वाले कीट पतंग है, पेड़ पौधे फूल हैं, वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथ होता है। हम कंपनी के नाम पे, रोड के नाम पे इसको काट तो दे रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा पूरा जैव विविधता हॉटस्पॉट पूरा नुकसान हो रहा है, पूरी उसकी क्षति हो रही है। ठीक है, तो इसको भी बचाना है। आगे देखिए, जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप, जीवाणु, कवक, यहां देखिए कवक, फर्न,
कवक के बाद क्या होता है? फर्न, पुष्प, पुष्पी पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, कवक से फर्न, पुष्प, पुष्पी पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप, ये सब आप लोग पिछले सेशन में जाके हमारे जो पहले चैप्टर था इसके उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। सी है विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो जाते हैं। जब हॉट स्पॉट जैव विविधता नष्ट होगी तो आप कह सकते हैं देखिए पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट होते हैं। अगली जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो, ग्लोबलाइज हो, ये जानवर हो, जानवर की भी क्षति होती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लोग कहते हैं कि शेर भग के गांव में आकर तहलका मचा दिया है, लोगों को परेशान कर रहा है, सबको खा रहा है, तेंदुआ हो चाहे कुछ हो। अभी हाल ही की बात है, लेकिन हम उनके घर में घुसे थे, वो हमारे घर में नहीं घुसे। हम गए थे पेड़ों को उनके जंगल में काट लाए, उनको क्या बना दिए। अब वहां से जंगल जब हटेगा तो कहाँ जाएंगे? गांव में ही जाएंगे। जब गांव में जाएंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो बताइए शेर किसी के गांव में घुसा है कि आप लोग उसके घर में घुसे थे? तो आप लोग जब उसके घर में घुसेंगे तो वो भी आपके घर में घुसेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, प्राकृतिक रूप से क्षति होगी। ठीक है। तो आप लोग ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बोलिए यस सर। समझ में आ गया? बोलिए यस सर। ये जबरदस्ती नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? गुड, बहुत अच्छा। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 7वां नंबर है स्टेक होल्डर दावेदार है। ठीक है। दावेदार का मतलब क्या होता है? वन एवं वन्य जीव के 4 प्रमुख दावेदार क्या क्या होते हैं ये आपको समझना है। ठीक है। देखिए कैसे होता है कि वन के भीतर तथा इसके पास रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वन पर ही निर्भर रहते हैं। ये बात सच है कि अगर मान लो जंगल के बीच कोई रह रहा है या जंगल के बगल में अगल बगल रह रहा है तो व्यक्ति क्या करेगा? अब उसको खाना बनाना है तब भी लकड़ी की जरूरत है, उसको अगर अपने लिए संरक्षित करना है, घर बनाना है तब भी लकड़ी से बनाएगा। तो वो क्या करता है? व्यक्ति उसी पर वन पर ही क्या करता है? निर्भर रहता है। बात समझ में आ गई? दूसरा है सरकार के वन विभाग के पास वनों का स्वामित्व है। स्वामित्व का मतलब होता है राजा, स्वामित्व का मतलब होता है ठेकेदार, स्वामित्व का मतलब होता है कह सकते हैं देख रेख करने वाला व्यक्ति। बात समझ रहे हैं? और ये वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। जो वनों पर नियंत्रण होता है, आप कह सकते हैं वनों का मालिक बना दिया जाता है किसको? वन विभाग के अधिकारी को। बात समझ रहे हैं? वन विभाग को, कि आपको इसकी देख रेख करनी है, बेवजह कोई इसको काटे ना, आपको इसका क्या करना है? बचाव करना है। आगे उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग, देखिए जो उद्योगपति होते हैं बड़े बड़े पैसे वाले, आप कहेंगे कि बीड़ी किससे बनती है? जो बाहर वाला देखे है ना, बीड़ी देखिए किससे बनती है? तेंदुपत्ती से। किससे बनते हैं? आप जानते हैं कि बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो तेंदुपत्ती भी की खपत ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं? का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज बनाने तक तथा अनेक वन उत्पादनों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते। अब ये जो होता है वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये वनों के क्या रहेंगे? भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर निर्भर रहेंगे। आगे वन्य जीव तथा प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, वनों में रहते हैं, जो प्रकृति का संरक्षण इसकी मूल या आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति को प्यार करता है, पेड़ों से प्यार करता है, वो देखते हो ना, उसकी संरक्षित रख रखाव वो करता रहता है। आगे देखिए स्थानीय लोगों को सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे ईंधन के लिए लकड़ी, मैं बताया कि अगर उनको भोजन बनाना होगा तो क्या करेंगे बेटा? लकड़ी का उपयोग करेंगे। झोपड़ी बनाने के लिए बांस जो होगा उससे क्या करेंगे? अपना झोपड़ी का निर्माण करेंगे। खेती के लिए जैसे कि खेतों का जानवर से बचाने के लिए बांस का उपयोग करेंगे, और भी लकड़ियों का उपयोग करते हैं। खेती के औजार के लिए लकड़ी, जैसे मान लीजिए फरसा, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गई, और भी जो खेती की सामग्री औजार हैं देखते हो लकड़ी से ही बनते हैं। उसके लिए फल, मेवे तथा औषधि इत्यादि वनों से प्राप्त होती है। वनों में क्या होती है? औषधियां भी पाई जाती हैं। जो भी आप देखे होंगे आयुर्वेद वाला
ये सब जो औषधि प्राप्त होती है वन से ही प्राप्त होती है, देखे है ना। आगे देखिए, स्थानीय लोग वनों का उपयोग देखिए, स्थानीय लोग वनों का उपयोग समपोषित तरीकों से करते हैं, क्योंकि इनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पीढ़ी दर पीढ़ी वनों से ही होती है। अब तो इनकी तो जरूरत होती है तो समपोषित ढंग से करते हैं। जैसे एक पेड़ का मिसयूज किए, अगर एक पेड़ को बर्बाद किए तो 4 पेड़ क्या किए, 4 पौधे लगाए पेड़ के रूप में, 2-4 साल बाद 10 साल बाद क्या होंगे, ठीक है। तो यही नियम होता है। आगे देखिए, एक बिश्नोई समाज था। जैसे आप लोगों का समाज होता है, कई धर्म कई जातियों में बटा है, तो बिश्नोई समाज के लोग क्या किए कि ये सन 1731 की बात है, ये मामला राजस्थान का है। देखिए वहां पर भी वन बहुत ज्यादा थे। तो जोधपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है खेजराली गांव। क्या नाम है बेटा, खेजराली गांव। तो खेजराली गांव के निवासी थे ये कौन, बिश्नोई समाज के लोग। तो 1731 में हुआ क्या कि खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई उसका नेतृत्व कर रही थी। तो पूछेगा एग्जाम में कि अमृता देवी बिश्नोई नेतृत्व कर रही थी तो ये किस गांव की थी, तो ये गांव की थी, खेजराली गांव की थी। खेजराली गांव कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। और जोधपुर में ये किस समाज से आती हैं, बिश्नोई समाज से। किस समाज से, बिश्नोई समाज से। और ये मामला कब का है, ये मामला 1731 का है। और इन्होंने क्या कर दिया कि 363 लोगों के साथ बलिदान दे दिया। मतलब कि वन की जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योगपति लोग आए थे कि वन को नष्ट करने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि नष्ट नहीं होने दिया। सब लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे, वहां इन लोगों को क्या किया गया, मार दिया गया। लेकिन फिर भी देखिए, इतिहास अमर होता है, आप लोग पढ़ रहे हैं, इनको इनसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल फिर पार्ट 3 हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।